पहला कदम में आप सबका स्वागत है और सीएनबीसी आवाज की पहला कदम की मुहिम आज आ पहुंची है अमृतसर। और अमृतसर में आज एक खास जगह हम हैं जहां पर इतिहास बनने वाला है। इतिहास इसलिए कि ये बड़ी जानी पहचानी जगह है और अगर आपने पुरानी कुछ मूवीज देखी हो, गदर, वीर जारा, रब ने बना दी जोड़ी, जहां इस तरह की मूवीज की शूटिंग इस जगह पर हुई है, लेकिन ये सब फिल्मों की शूटिंग थी। आज सीएनबीसी आवाज यहां पर इतिहास बनाने जा रहा है एक और शूट करके, और वो शूट है लोगों को ज्ञान बढ़ाने का, लोगों को निवेश और बचत के बारे में बताने का। जी हां, पहला कदम के इस खास एपिसोड में आज हम आ पहुंचे हैं खालसा कॉलेज अमृतसर। और खालसा कॉलेज के तमाम स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है सीएनबीसी आवाज पर। और आज आपसे बातचीत करने के लिए हमारे साथ दो खास एक्सपर्ट हैं, अरुण सिंह जो कि बिरला म्यूचुअल फंड से हैं, साथ ही अमित चौधरी वेटू वेल से हैं, और साथ ही मैं आप सबका स्वागत करते करते आपके प्रिंसिपल साहब महल सिंह साहब का भी मैं स्वागत करना चाहता हूं इस खास शो में। तो शुरुआत करते हैं पहला कदम की। ये बताएं कि आप में से काफी लोग स्टूडेंट तो हैं, लेकिन स्टूडेंट के अलावा कुछ फैकल्टी मेंबर्स हैं, प्रोफेसर हैं, कुछ हाउस होल्ड भी हैं। आप लोग अपना बजट बनाते हैं? कितने लोग बनाते हैं बजट? वेरी गुड। कुछ स्टूडेंट्स भी हैं जो बजट बनाते हैं? वेरी नाइस। चलिए, तो कोई बात नहीं, जितने बनाते हैं वो बहुत अच्छी बात है, और जो नहीं बनाते वो अब बनाना शुरू करेंगे। लेकिन शुरुआत यहीं से की जाए कि एक्चुअली बजट है क्या, राइट? तो पहले अरुण आपसे शुरुआत की जाए। जी, बजट क्या है ये पहले समझाएं। बजट आम भाषा में अगर हम बजट का उदाहरण के तौर पे अगर मैं देना चाहूं तो हम हर रोज बजट का कहीं ना कहीं इस्तेमाल करते हैं। अभी बहुत से मित्रों ने हाथ नहीं खड़े किए, लेकिन आप थोड़ा सा पीछे जाइए और सोचिए क्या महीने में कितने पैसे घर से आते हैं, इस महीने मैंने कितना खर्च करना है, वो क्या है? वो बजट का ही प्रारूप है। आपको इस महीने 3 नई फिल्में रिलीज हो रही हैं, अपने दोस्तों के साथ देखना है, उसके पैसे की व्यवस्था कहां से होगी? मार्केट में एक नया डिजाइन आया है, मुझे नया सूट खरीदना है, उसके बजट के लिए आपने कहीं ना कहीं प्रोविजनिंग की है। हम सब किसी न किसी रूप में बचपन से लेकर आज तक सेविंग्स, बजट, उसको इस्तेमाल करते रहे हैं। ठीक इसी तरीके से सरकार भी बजट के जरिए अपने खर्चे और आमदनी दोनों के रास्ते प्रशस्त करती है। सरकार बहुत से खर्चे करती है कल्याणकारी योजनाओं पे, मगर वो पैसे आएंगे कहां से, वो जरिया भी तय करती है इस बजट के माध्यम से। और ये बजट के जरिए वो कुछ टैक्स में कम, कुछ टैक्स में बढ़ोतरी करके, कुछ वस्तुओं पे, कुछ सेक्टर्स पे वो इसको मैनेज करती है। और इसी को अगर मोटी भाषा में कहा जाए, आप बजट का नाम देते हैं। यानी कि कमाई कहां से होगी और कितनी होगी, खर्चा कहां किया जाएगा और कितना किया जाएगा, इसका हिसाब किताब एक बजट है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि बजट कब आता है सरकार की तरफ से? सर 28 Feb थिंक ईयरली सर। साल में एक बार? यस सर। ये सही आंसर है क्या? साल में एक बार तो सही है, लेकिन जिस साल में 29 फरवरी हो सर 28-29 जो भी। जी, आपका जवाब सही है। और इस साल 29 फरवरी को बजट है, तो साल में एक बार सरकार बजट पेश करती है। yes, लेकिन ये बताएं अमित की, क्या सरकार की तरह एक आम आदमी को भी साल में एक ही बार बजट बनाना चाहिए? नहीं, देखिए, जहां तक एक घर चलाने की बात है, अगर एक फैमिली हेड है तो ऑब्वियसली, क्योंकि उनका जो आमदनी होती है, हर महीना आमदनी होती है, और मंथ एंड में वापस दूसरे महीने का प्रावधान बनाया जाता है। तो पहली तारीख को जब अपनी तनख्वाह आती है, तनख्वाह आने के बाद पूरे महीने का बजट एक बार बनाना पड़ता है। अगर वो बजट बनाने में चूक हो गई तो वापस बैलेंस शीट में लाना मुश्किल हो जाएगा। आमदनी और आपका जो एक्सपेंडिचर और इनकम दोनों को मैच करता हुआ बजट आपको बनाना जरूरी है। जिस तरह से हम अपनी फैमिली के लिए बनाते हैं, उस तरह से गवर्नमेंट भी अपने लिए बजट बनाती है, जो हर साल होती है। और जहां तक हम अपनी बजट की बात करें तो हर महीना बजट हमें बनानी चाहिए, सो दैट हम उस आने वाले महीना हम ठीक तरीके से मैनेज कर सके। यानी कि महीने की शुरुआत में आपको कितने पैसे मिलने वाले हैं और कितने पैसे आप खर्च करेंगे, उसका हिसाब किताब होना चाहिए। लेकिन आपने कभी सुना है कि सरकार का बजट हमेशा घाटे वाला बजट होता है? ऐसा कभी सुनने में आया है किसी के? हाँ, ये क्या होता है, कुछ आइडिया है? चलिए अरुण, आप बताएंगे कि अल्टीमेटली सरकार का बजट घाटे वाला बजट क्यों होता है? ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, और ये सवाल हमारे युवा मित्रों के दिमाग में अक्सर आता होगा। अमूमन ये होता है कि हर साल सरकार नई नई योजनाएं शुरू कर रही है,
इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च कर रही है, सर्विसेज पे खर्च कर रही है, जो जन कल्याण योजनाएं हैं उस पे पैसा खर्च कर रही है, और ये खर्चे हर साल बढ़ रहे हैं। मगर क्या आमदनी भी उसी अनुपात में बढ़ रही है? शायद नहीं। एक बहुत छोटा सा उदाहरण मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। अभी पिछले सालों में आपने देखा वन रैंक वन पेंशन को लेकर काफी हद तक विवाद होता रहा, और अंततः सरकार मानी कि जी हमें इस पे इतना पैसा खर्च करना है। ये एक ऐसा खर्चा था जो शायद सरकार ने एंटिसिपेट नहीं किया था, मगर अब सरकार के खाते में आ गया। अब वो खर्चा करेंगे, लेकिन उसके एवज में वो पैसा कहां से आएगा? तो एक छोटा सा उदाहरण ये हो गया, 7th पे कमीशन जिसकी अनाउंसमेंट हुई है, आने वाले टाइम में वो लागू भी होगा। हमारे बहुत से सरकारी मित्रों को, कर्मचारियों को उसका लाभ भी मिलेगा, अल्टीमेटली उनके फायदे के लिए है, लेकिन उसका भार सरकार के ऊपर पड़ रहा है। तो अमूमन होता क्या है, हर साल आप नई नई कल्याणकारी योजनाएं लेके आते हैं, जिसकी वजह से आपके खर्चे आपकी आमदनी के अनुपात में ज्यादा बढ़ जाते हैं, और इस वजह से खर्चे और आमदनी के बीच का जो गैप है, उसकी वजह से आपका बजट अमूमन घाटे का बजट होता है। तो घाटे वाला बजट सरकार बना सकती है, आप और हम नहीं, राइट? उसकी वजह क्या है कि सरकार तो जो पैसा कम पड़ रहा है जाकर उधार ले लेगी, है ना? उधार कैसे लेती है सरकार? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इशू करती है, ट्रेजरी बिल्स इशू करती है, और सरकार कहती है कि भाई हम आपको 3 साल 5 साल 10 साल बाद वापस पैसा ब्याज के साथ दे देंगे। तो लोगों को सरकार पे भरोसा होता है, हमें भरोसा है, विदेशी निवेशकों को भरोसा है, तो सरकार के तो घाटे का बजट काम आ जाता है, उन्हें पैसा मिल जाता है। लेकिन हमें रोज रोज कोई घाटे के बजट में देने वाला नहीं है पैसा, और वो भी यही सोच के कि भाई ये तो अपने कंजम्पशन के लिए, अपने खुद खर्चे के लिए उधार ले रहा है, बिजनेस के लिए उधार ले तो समझ में आए। तो इसलिए हमें घाटे का बजट नहीं बनाना है। हमारा बजट इस तरह से बनना चाहिए, जितनी आमदनी आ रही है, जितनी कमाई है, उससे कम खर्चा करना है, कुछ बचाना है, और उसको बचाकर आगे निवेश करना है। पहला कदम के इस एपिसोड में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं खालसा कॉलेज में बजट और बाजार पर। बजट में एक सबसे ज्यादा बात होती है कि वित्तीय घाटा कितना रहेगा, राइट? वित्तीय घाटे की क्या अहमियत है, और जनरली जैसा सरकार एक अंदाजा देती है, और इस साल का भी ये अंदाजा है कि 3.5% के आसपास का वित्तीय घाटा रहेगा, तो लोग बर्दाश्त करेंगे कि ठीक है इतना वित्तीय घाटा चलेगा। तो इस वित्तीय घाटे की क्या अहमियत है? क्या बैलेंस शीट बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाए सरकार की, घाटा बहुत बढ़ जाए, तो वो इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है, ये समझना ठीक है। देखिए, अभी वित्तीय घाटा जहां तक, इससे पहले जो हमने एग्जांपल दिया था फैमिली का एग्जांपल, इनकम वर्सेस एक्सपेंडिचर, जैसे ही एक्सपेंडिचर आपका बढ़ जाएगा और इनकम कम रहेगा, तो वो जो घर के लिए आपका जो अमूमन रोज का जो जरूरत रहता है, वो आपको या तो किसी से उधारी लेना पड़ता है, या किसी तरह आपको फैमिली को मैनेज करना पड़ता है। ठीक उसी तरह अभी एक कंट्री को एक गवर्नमेंट अगर चला रही है, तो उसमें इनकम वर्सेस एक्सपेंडिचर का बैलेंस शीट, जैसे कि अमूमन हमने देखा है इंडिया में पिछले कई सालों से हमारा घाटा कंटिन्यूसली हो रहा है, मतलब फिजिकल डेफिसिट हम कंटिन्यूसली मेंटेन कर रहे हैं, मेंटेन इन द सेंस अभी रिड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं। करंट मौजूदा साल गवर्नमेंट ने जो डिफाइन किया था 3.9% का वित्तीय घाटा, जो 2016 फाइनेंशियल ईयर का बात कर रहा हूं मैं, वो प्रोबेबली हम उस आसपास में हम मीट कर रहे हैं। लेकिन आने वाला समय में जो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट कर रही है 3.5, और 2018 में 3% का जो प्रोजेक्शन कर रही है, वो गवर्नमेंट को मीट करना काफी डिफिकल्ट होगा। जैसे अरुण ने कहा कि एक्सपेंडिचर्स बढ़ रही हैं, 7th पे कमीशन का एक बहुत बड़ा बर्डन आने वाला है, उसके अलावा 1 रैंक 1 पेंशन का एक बहुत बड़ा बर्डन आने वाला है। अब 1 रैंक 1 पेंशन और 7th पे कमीशन को अगर ऐड कर दे, ये हमारा 0.9% जीडीपी का कंट्रीब्यूट करने वाला है नेगेटिव साइड में, जो एक्सपेंडिचर होने वाला है, विच इज ह्यूमंगस, बहुत ज्यादा है ये। क्योंकि अगर हम इस साल 3.9 में क्लोज कर रहे हैं और अगले साल 3.5 टारगेट कर रहे हैं, तो यहां ऑलरेडी हमें रिड्यूस करना है 0.4 के साथ में अगर फर्दर हम 0.9 ऐड कर दे, 1.3 हमें अगले साल एडजस्ट करना है। जो हमारा ये जो घाटा अगले साल को होगा, ये इस घाटे को हम किस तरह से रिकवर करेंगे रेवेन्यू के जरिए, किस तरह से प्रोविजनिंग करेंगे, वो गवर्नमेंट को काफी चैलेंजेस रहेंगे आने वाला समय में। एक बड़ा रेवेन्यू सोर्स इस साल रहा हुआ है, करंट फाइनेंशियल ईयर में रहा हुआ है, जो क्रूड का, जो तेल का जो प्राइस नीचे आना,
उससे हमारा कंट्री को इनडायरेक्टली बेनिफिट हुआ, डायरेक्टली और इनडायरेक्ट, क्योंकि हम क्रूड के नेट इंपोर्टर है। नेट इंपोर्टर होने के नाते हमारा जो भी जो एक्चुअल कंज्यूमर को जो पास नहीं हो पा रहा है, वो जो बेनिफिट है वो गवर्नमेंट के पास में जा रही है। जो गवर्नमेंट ने एक्साइज बढ़ा दी है पेट्रोल और डीजल पे, पेट्रोल तो एक्सेल पूरा का पूरा लोगों को उसका फायदा देने के बजाय कि जितना कच्चे तेल का दाम कम हो रहा है उस हिसाब से पेट्रोल और डीजल का दाम घटा दें, वो घटाने के बजाय गवर्नमेंट ने ये किया है कि थोड़ा थोड़ा बेनिफिट दिया है और बाकी एक्साइज ड्यूटी बढ़ा। बिल्कुल, तो इसके जरिए इस साल का जो फिस्कल डेफिसिट का जो टारगेट था वो मीट हो पा रहा, प्रोबेबली ये एक वन ऑफ द रीजन है। लेकिन अगले साल क्या क्रूड यही मेंटेन करेगा या क्रूड नीचे आएगा ऊपर आएगा, हम नहीं जानते हैं। क्योंकि क्रूड अगर इसी लेवल पे अगर मेंटेन करता है, $40 ही मेंटेन करता है, स्टिल हमें 0.4% ऑफ द जीडीपी का 0.4% हमारे आमदनी में ऐड हो जाएगी, जो में 1.3% का जो एडिशनल बर्डन जो आने वाला अगले साल, उसका एटलीस्ट 0.4% रिकवरी हमें क्रूड से हो सकती है, अगर क्रूड इसी लेवल का मेंटेन करता रहा तो। अब आते हैं इसके अलावा और क्या रेवेन्यू सोर्सेस है गवर्नमेंट के लिए। गवर्नमेंट के लिए अगर रेवेन्यू सोर्सेज वाले टैक्सेस में वृद्धि होने का बिल्कुल दिख रहे हैं कि क्योंकि टैक्सेस में अगर वृद्धि नहीं होंगे तो अगेन अगले साल का जो हमारा फिस्कल डेफिसिट का टारगेट है और मीट करना डिफिकल्ट हो जाएगा। तो क्या आप ये कह रहे हैं कि इन सबके लिए बहुत अच्छा बजट नहीं आने वाला है? देखिए, आमतौर पर अगर मैं बात करूं बजट एक्सपेक्टेशंस, लोगों की जो एक्सपेक्टेशन है, चाहे वो जनरल पब्लिक हो, चाहे वो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हो, चाहे वो इन्वेस्टर हो, इस बजट से एज सच बहुत ज्यादा उपेक्षाएं नहीं है। लेकिन एट द सेम टाइम अगर थोड़े से भी कुछ आ जाए तो डेफिनेटली दैट इज ये काफी अच्छा बजट रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन वैसे भी हम जब डायरेक्ट टैक्स कोड वो लागू कर रहे हैं जिसमें कि जीएसटी लागू होगा, तो जीएसटी की एक ही रेट होगी पूरे देश में, सब जगह एक ही तरह का टैक्स लगेगा, एक ही दर से लगेगा। तो उस दिशा में जब हम आगे बढ़ रहे हैं, जो अब आगे पीछे होना है, ये वक्त की बात है कि जीएसटी कब से लागू होता है, तो और उसकी रेट 18 से 20% तो होनी है। तो उसको देखते हुए लगता है कि इस बार सर्विस टैक्स में बढ़ोतरी होगी और वो एक रेवेन्यू कलेक्शन के लिए सरकार का बड़ा हथियार होगा। बिल्कुल, जिस तरह के अभी हालात बन पड़े हैं, मुझे पूरी उम्मीद है सर्विस टैक्स में छेड़छाड़, मैं जानबूझ के छेड़छाड़ शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि बहुत ज्यादा करने की गुंजाइश सरकार के पास है नहीं, बिकॉज उससे सबका अर्थमेटिक घर का बजट बिगड़ सकता है। सो बहुत ज्यादा उसमें छेड़छाड़ ना करते हुए उसके करीब लाने की कोशिश करेगी सरकार, पहला ये। दूसरा, दो ऑप्शंस हैं, जो बात अमित कह रहे हैं उसी का एक्सटेंशन मैं देने की कोशिश कर रहा हूं। सरकार के पास दो तरीके हो सकते हैं, एक तो जो अभी दरें लागू हैं उसको बढ़ाएं, जिसकी संभावना बहुत कम ना के बराबर है। दूसरा, ज्यादा लोगों को इसके दायरे में लाएं, टैक्स के दायरे में लाएं। उस दिशा में मुझे लग रहा है कुछ नए प्रयास, कुछ नए इनिशिएटिव सरकार लेके आएगी, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग टैक्स पे करने वाली कैटेगरी में आए और इससे उनका रेवेन्यू इंक्रीज करेगा और जो इस डिफिसिट को कम करने में मददगार होगा, ऐसा मुझे लगता है। पहला कदम के इस एपिसोड में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं खालसा कॉलेज में बजट और बाजार पर। चलिए, तो अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि आपके लिए बजट के क्या मायने हैं, बजट में आपको क्या चीजें देखनी चाहिए, बजट में जो प्रस्ताव आते हैं उससे आपकी जिंदगी पर क्या असर पड़ता है। हम अलग अलग तरह के लोग हैं, नौकरी पेशा लोग हैं, उनके लिए क्या फर्क पड़ता है, इन्वेस्टर्स को बजट में क्या देखना चाहिए, एक आम नागरिक को क्या देखना चाहिए, इन सब पर अलग अलग बात करते हैं। सबसे पहले शुरुआत इसी लिहाज से करता हूं कि जो एक आम नागरिक है उसके लिए बजट का क्या मतलब है और बजट में क्या कुछ उसे देखना चाहिए। देखिए, एक आम आदमी को बजट में किसी तरह का प्राइजेस का आज अगर किसी तरह टैक्सेशन का इम्प्लीमेंटेशन हो रहा, फर्दर अगर टैक्सेशन में एडिशंस हो रहे हैं, तो उसको रोजमर्रा की जिंदगी में जो चीजें यूज में आती है उसका किस तरह से प्राइस का एप्रिसिएशन होता है, तो उससे उसका जो इफेक्ट होता है वो एक इफेक्ट होता है। क्योंकि हर किसी का घर में भी एक बजट होता है, उस बजट को मेंटेन करना उसके लिए डिफिकल्ट हो जाता है। अगर रोजमर्रा के चीजों के भाव प्राइसेस एप्रिसिएशन होते हैं, उससे एक डिफिकल्टीज हो जाएंगे एक फैमिली को रन करना। बिल्कुल। तो आम नागरिक के लिए दो चीजें सबसे ज्यादा अहम है जिस पर आपको नजर रखनी चाहिए। पहली चीज तो ये कि इनकम टैक्स की जो भी दरें हैं वो कोई कम ज्यादा हो रही हैं, उसमें कुछ छूट कम ज्यादा हो रही है, वो आप ध्यान में रखें। क्योंकि आपको सीधा सीधा जो कमाई हो रही है उस पर टैक्स जो देना होता है
उसका असर पड़ेगा, टैक्स आपका कम या ज्यादा होता दिखेगा। एक इनकम टैक्स हो गया, दूसरा सर्विस टैक्स हो गया, जो सीधे सीधे तौर पर असर डालता है। क्योंकि अगर आप कहीं शॉपिंग करने गए, कहीं होटल में खाना खाने गए, कहीं घूमने गए, मूवी देखने गए, आजकल हर जगह सर्विस टैक्स लगता है, राइट। तो सर्विस टैक्स बढ़े या घटे, इनकम टैक्स बढ़े या घटे, आपकी जिंदगी पर सीधा सीधा असर डालता है। दूसरी बात जो आपको सबसे ज्यादा बजट में ध्यान में रखनी चाहिए, एक्साइज ड्यूटी में जो बदलाव होते हैं वो थोड़ा सा समझना मुश्किल होता है, लेकिन बहुत मुश्किल नहीं है। कई चीजों पर एक्साइज ड्यूटी कम की जाती है, कई चीजों पर बढ़ाई जाती है। जैसे कि कारों पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ गई, कारों में भी छोटी कारों पर कम हो गई, बड़ी कारों पर बढ़ गई, या फिर खाने पीने की चीजों पर, सॉप्स पर, शैम्पू पर, अलग अलग जितने हजारों आइटम आप हर रोज इस्तेमाल करते हैं उनमें किस तरह से एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी कम या ज्यादा हो रही है। जिसमें ज्यादा हो रही है आप समझ लीजिए वो चीज आपके लिए महंगी होने वाली है, ठीक है, और जिसमें कम हो रही है वो सस्ती होने वाली है। अच्छा, कई बार इंपोर्ट ड्यूटी वगैरह जो चीजें बाहर से इंपोर्ट करके हम मंगा रहे हैं, अगर उस पर ड्यूटी बढ़ा देते हैं तो वो महंगी आएंगी, घटा देते हैं तो वो सस्ती मिलेगी। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। दो चीजें खास तौर से जो आपकी जेब पर सीधा सीधा असर डालती है कि इनकम टैक्स, सर्विस टैक्स में क्या हो रहा है, और दूसरा एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी में क्या हो रहा है। तो ये एक आम नागरिक के लिए बजट में सबसे अहम बातें हैं। लेकिन जो लोग जॉब्स में हैं, सैलरीड क्लास है, तनख्वाह लेते हैं, उन्हें बजट में क्या देखना चाहिए? देखिए, उनके लिए सबसे जरूरी है, जो कि सैलरीड क्लास है, उसमें सबसे ज्यादा जरूरी दो चीजें हैं। पहला, जैसा आपने बताया कि टैक्स स्लैब्स में कोई परिवर्तन तो नहीं हो रहा। दूसरा, अलग अलग सेक्शन के अंडर सरकार आपको छूट देती है जिसमें आप टैक्स में बचत कर सकते हैं। उन प्रावधानों में कुछ तब्दीली हो रही है, कुछ नए उसमें प्रोडक्ट ऐड कर रहे हैं, छूटों के दायरे को कम या ज्यादा किया जा रहा है। जैसे हम बात कर रहे थे अभी कि पहले टैक्स में छूट 1 लाख की थी, अब क्या उसको बढ़ाने का टाइम है, 1.5 लाख हो गया है, क्या और ज्यादा हो सकता है? क्या आपके टैक्स का स्लैब 2.5 लाख तक फ्री है, उसको बढ़ाने की संभावना है? अगर वो बढ़ता है तो सैलरीड क्लास के लिए मेरे ख्याल से ये दो पहलू सबसे ज्यादा जरूरी हैं। पहला, आपका टैक्स स्लैब में कोई परिवर्तन हो रहा है या नहीं। दूसरा, आपकी जो बचत के ऑप्शंस हैं उसमें कुछ बढ़ोतरी या कमी हो रही है या नहीं। बिल्कुल, यानी कि अगर आपको टैक्स की दरें कम हो जाए और पैसा बचाकर टैक्स बचाने का मौका ज्यादा मिले, ये एक ड्रीम सिचुएशन है एक सैलरीड क्लास के लिए जी, कि ये दोनों चीजें हो जाए तो फिर क्या कहना है। होगी नहीं होगी ये पता नहीं हमें, लेकिन अगर ऐसा हो जाए तो वाकई में आप कह सकते हैं कि जो सैलरी से इनकम कमाने वाले लोग हैं उनके लिए बजट काफी अच्छा है। जो हाउस होल्ड, जो गृहिणियां हैं, घर चलाती हैं, अमित, उनके लिए बताएं, उनके लिए बजट में क्या खास चीजें होती हैं? देखिए, उनके लिए जो गृहिणियां होती है उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि घर का जो, अगेन वही चीजें मैं रिपीट करना चाहूंगा, घर के जो रोजमर्रा की चीजें हैं वो रोजमर्रा की जो चीजें, उसमें किसी भी तरह का प्रावधान में किसी भी तरह का अप्रिसिएशन ना हो, किसी भी तरह का बढ़ोतरी ना हो। अगर घर के चीजों, घर के यूजेबल चीजें में अगर किसी तरह बढ़ोतरी होती है तो उसमें उनको घर वो मैनेज करना डिफिकल्ट हो जाएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर रहेगा गृहिणी के लिए, क्योंकि बजट में किसी भी तरह का टैक्सेशन का चेंजेस वो सारे बैलेंस शीट को बिगाड़ देता है। ये मेरे हिसाब से ये एक इंपॉर्टेंट। तो सीधे सीधे तौर पर जो टैक्स में बदलाव हो रहे हैं, कुछ चीजें महंगी हो रही है, कुछ चीजें सस्ती हो रही है, वो तो एक आम गृहिणी को पता चल जाएगा। पहला कदम के इस एपिसोड में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं खालसा कॉलेज में बजट और बाजार पर। बजट में जनरली आपको ध्यान में रखनी चाहिए, क्योंकि बजट खत्म होने के बाद कई बार लोग कहते हैं ये बजट ऐसा है जिससे महंगाई बहुत बढ़ेगी, है ना, ऐसे स्टेटमेंट आते हैं, आपने सुने होंगे। तो महंगाई बढ़ने वाला स्टेटमेंट, अब महंगाई कहां बढ़ेगी? पूरे देश में बढ़ेगी, पूरी अर्थव्यवस्था में बढ़ेगी, तो थोड़ी थोड़ी महंगाई सब जगह बढ़ेगी। तो एक आम कंज्यूमर के लिए, गृहिणी के लिए इस बात पर भी नजर होनी चाहिए कि क्या वो बजट महंगाई बढ़ाने वाला है। फिर जो आइटम्स आप रोजमर्रा में इस्तेमाल करते हैं उनके भाव कम या ज्यादा हो रहे हैं। आप सेम डे देखेंगे टीवी चैनल्स या दूसरे दिन न्यूज़पेपर्स देखेंगे तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि कौन सी चीज कितनी महंगी हुई है, कितनी सस्ती हुई है, और उस हिसाब से आपको अपना बजट वित्त मंत्री जी के हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है, राइट। तो ये आपके लिए। अब सवाल आता है बिजनेसमैन का।
ऐसे लोग जो कारोबार कर रहे हैं, बिजनेस में हैं, आप बताएं उनके लिए इस बजट में, किसी भी बजट में क्या खास बातें होती हैं? देखिए, सरकार इस बात को मानती है कि बिजनेस का एक बहुत अहम रोल है किसी भी कंट्री के विकास के लिए। इंडिया भी कोई अछूता नहीं है, कारोबार एक अहम हिस्सा है और सरकार के लिए रेवेन्यू का एक बड़ा माध्यम भी है। इस लिहाज से सरकार ऐसे इनिशिएटिव्स, ऐसे मेजर्स लेती है कि वो बिजनेस को सपोर्ट कर पाए। अभी आप देखें पिछले 1 साल 1.5 साल में जिस तरह की तब्दीलियां आई हैं, कमोडिटीज के प्राइसेस क्रैश हुए हैं और इसका असर आप बैंकिंग के नतीजों पे भी देख रहे हैं, कंपनियों के इंडिविजुअल नतीजों पे भी हमने उसका असर होते हुए देखा है। ऐसी स्थिति में जो व्यापारी वर्ग है वो ये देखता है कि सरकार उनको किस तरह से मदद करने की कोशिश कर रही है इन टैक्सेस के माध्यम से। कुछ जगह पे वो SEZ के माध्यम से, कुछ जगह पे कुछ विशेष छूट देके, कुछ जगह पे स्पेशल पैकेजेस देके इंडस्ट्री को सपोर्ट करती है एट ए लार्जर स्केल। एट स्मॉलर स्केल, छोटे लेवल पे अगर आप बात करें तो उनके जो सर्विस टैक्स का दायरा हुआ या उनका टैक्स का दायरा है, उसको किस तरीके से वो सहूलियत भरा बनाने की कोशिश करते हैं। मसलन अगर आप कोई नया बिजनेस सेटअप करना चाह रहे हैं तो आपको कितने कार्यालयों से गुजरना पड़ेगा, कितनी परमिशंस लगेंगी, वो सब सिंप्लीफाई करने की कोशिश। और जैसा सरकार, पिछली कुछ सरकारें कोशिश करती रही हैं, ये सरकार भी कोशिश कर रही है कि टैक्स रिजीम को सिंप्लीफाई करें। मेरे ख्याल ये कुछ एक चीजें हैं जिसकी तरफ इस बार का व्यापारी वर्ग बजट में कुछ उम्मीदें करेगा। तो आपने देखा होगा कि बजट के बाद हम कई सारे सेक्टर को लेकर बजट का विश्लेषण करते हैं कि किस सेक्टर पर क्या असर पड़ा, क्योंकि हर एक सेक्टर को लेकर बजट में या तो कुछ नए टैक्स लगाए जाते हैं या कुछ रियायतें दी जाती है ताकि उस सेक्टर का कारोबार अच्छे से हो सके, प्लस उस सेक्टर में काम आने वाली चीजों पर, रॉ मटेरियल है या मशीनरी है, उनके इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर टैक्स बढ़ाए या घटाए जाते हैं। तो हर एक सेक्टर पर अलग अलग तरह का असर पड़ता है और एक सेक्टर के लिए कुछ चीजें पॉजिटिव हो सकती हैं, कुछ चीजें नेगेटिव हो सकती हैं। तो अगर आप बिजनेसमैन हैं तो बिजनेसमैन होने के लिहाज से आपको वो सारे बजट के प्रोविजंस देखने होंगे कि मेरे सेक्टर पर, मेरे कारोबार पर क्या असर पड़ रहा है। और अब इसी लिहाज से बजट का हम सेक्टोरल एनालिसिस करते हैं कि हर एक सेक्टर पर जो असर पड़ रहा है वो हम बताने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं, आप में से कोई भी जवाब दे कि देश के लिए बजट बनाने की जरूरत क्या है? बजट इसलिए जरूरी है क्योंकि फाइनेंशियल प्लानिंग का ये फर्स्ट स्टेप है। अगर हम बजट ही नहीं बनाएंगे तो हम अपने फाइनेंस को प्लान नहीं कर सकते और विदाउट प्लानिंग हमारे जो गोल्स हैं वो अचीव नहीं हो सकते। सो दैट इज व्हाई बजट बहुत तो आप कह रही हैं कि फाइनेंशियल प्लानिंग की दिशा में ये पहली स्टेप है और जरूरी है। अगर आपने प्लानिंग नहीं की तो आपको पता ही नहीं होगा कि आपको पैसा कितना आ रहा है और आपका पैसा कहां, कब और कितना खर्च होना है। तो इसलिए बजट की जरूरत सबसे ज्यादा है, अब चाहे फिर वो सरकार हो या आप हम में से कोई भी। अब जब हम सेक्टर का एनालिसिस करते हैं तो उसमें मैं हमारे एक्सपर्ट से राय लेना चाहूंगा कि किस तरह से बजट का असर अलग अलग सेक्टर्स पर पड़ता है। सबसे ज्यादा जो हम चीजें देखते हैं बजट में वो आम आदमी के काम में आने वाली चीज FMCG सेक्टर, जी। राइट, कि FMCG का मतलब फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। आप लोगों को मालूम होगा क्यों सबसे ज्यादा इस सेक्टर के प्रोविजंस एक आम आदमी के काम आते हैं। देखिए, जैसा अमित भी बता रहे थे, सबसे ज्यादा प्रभावित आम गृहिणी या आम आदमी उन चीजों से होता है जिसका असर सीधा सीधा उनकी जिंदगी में पड़ता है, चाहे वो कमोडिटीज हों या वो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हों या वो रोजमर्रा की चीजें हों। मगर FMCG से जुड़े हुए जो प्रोडक्ट्स हैं वो आमतौर पे हम डेली बेसिस पे कहीं ना कहीं इस्तेमाल कर रहे हैं। आप सुबह उठने से लेके रात को सोने तक जो भी चीजें इस्तेमाल करते हैं उसमें 70 से 75% चीजें ऐसी होती हैं जो FMCG के दायरे में आती हैं। और इस लिहाज से सबसे बड़ा जो फैक्टर है जिसके ऊपर आम बजट में ध्यान दिया जाता है वो FMCG है। आपने जो बात कही उसकी तरफ ये एक वजह हो सकती है, क्योंकि आपकी और मेरी जिंदगी में सबसे ज्यादा असर डालने वाली चीजें FMCG की है। और फिर अलग सेक्टर्स का आता है, फार्मा है या ऑटोमोबाइल है या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सो ऑन सो फोर्थ, बहुत सारे सेक्टर्स हो सकते हैं। बट FMCG का इंपॉर्टेंस सिर्फ और सिर्फ इस वजह से है कि हमारे दिनचर्या को वो बहुत नजदीक से छूते हैं और डेली बेसिस पे हम उनका इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, आप में से कितने स्टूडेंट्स इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं? इकोनॉमिक्स वाले स्टूडेंट्स हैं? सारे इकोनॉमिक्स वाले हैं क्या? सारे? वेरी नाइस। तो चलिए फिर मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं
बजट में क्या देखेंगे आप तो आपको पता चलेगा कि देश की इकोनॉमी ठीक है या खराब है? क्या चीज से आपको पता चलता है बजट में? एनी आइडिया? हाँ, यहाँ पे आई थिंक इट्स जीडीपी जो ये बताती है कि हमारी इकोनॉमी की हालत कैसी है। जीडीपी की ग्रोथ यस, इस टाइम पे बहुत अच्छी चल भी रही है बिकॉज Okay. इंडिया इज ग्रोइंग इकोनॉमी एंड अकॉर्डिंग टू द एशियन इकोनॉमी वी टॉकिंग अबाउट, तो रेस्ट वाले इकोनॉमी से इंडियन इकोनॉमी कैसी इकोनॉमी है जो मैक्सिमम जीडीपी ग्रोथ रेट पे चल रही है। कुछ अंदाजा है आपको कि हमारी जीडीपी ग्रोथ आई कितनी थिंक है? अप्रोक्सीमेटली 7.3%, बट अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस इट मे बी अप्रोक्सीमेटली 7.3 to 7.6%। परफेक्ट परफेक्ट। तो एक चीज तो इन्होंने बताई कि जीडीपी ग्रोथ कितनी सरकार बता रही, उससे आइडिया लगता है बजट में कि हमारी आर्थिक हालत, हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन कैसी है। और पहला कदम के इस एपिसोड में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। हमारे एक्सपर्ट्स देंगे आपके बजट से जुड़े हुए तमाम सवालों के जवाब। जीडीपी की जो इस वक्त हमारी चल रही है उसकी मैक्सिमम अंदाजा टैक्स कलेक्शन से दिया जाता है कि मेरी डायरेक्ट टैक्सेस कितने कलेक्ट हो रहे हैं और इनडायरेक्ट टैक्सेस कितने कलेक्ट हो रहे हैं। तो जो जीडीपी के नंबर है, ग्रोथ नंबर है 7.3 to 7.6, वो एक टेंटेटिव रहते हैं, लेकिन टैक्स कलेक्शन हमें हमारा बजट आगे असाइन करने में मदद करते हैं। बिल्कुल। और कोई आंसर? सर मैं एक छोटे से शहर से आता हूँ, मलोर से, तो वहाँ पे बजट हर साल आता है जैसे, तो ये मायने नहीं रखता कि बजट क्या है। मेरे घर वाले बिल्कुल भी अखबार नहीं पढ़ते, टीवी नहीं देखते, तो उनके लिए सिर्फ ये मायने रखता है कि अगर पेट्रोल के दाम घटे हुए हैं तो बजट बहुत अच्छा है, अगर खाने पीने की चीजें सस्ती हैं तो बजट बहुत अच्छा है। तो कुल मिला के बात यही कह सकते हैं कि इग्नोरेंस इज ब्लिस, हमारे लिए बजट मैटर नहीं करता, सिर्फ इतना मैटर करता है घर चल रहा है तो ठीक है, नहीं तो नहीं। वो भी इम्पोर्टेंट चीज है ना, वो बजट में ही है कि अगर आपके घर का खर्चा अगर कम होता है, हाँ जी, आपकी सेविंग बढ़ती है, आपके टैक्स कम होते हैं, राइट, तो वो इम्पोर्टेंट चीज हुई। अब वो अलग बात है कि आपके पेरेंट्स को शायद जीडीपी ग्रोथ देखने की जरूरत नहीं है, हाँ, लेकिन अगर आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट है तो आपको देखने की, समझने की जरूरत है। तो आम हर एक आदमी जो हिंदुस्तान का नागरिक है उसके लिए बजट इंपॉर्टेंट है ही। वो देखे ना देखे वो अलग बात है, समझे ना समझे अलग बात है, लेकिन डायरेक्टली इनडायरेक्टली उस पर असर तो पड़ना है, राइट। मेरा सवाल ये है कि बजट में आप ऐसी क्या बातें देखते हैं, कौन से आंकड़े देखते हैं जिससे आपको लगता है कि देश के हालात, इकोनॉमिक हालात अच्छे हैं या खराब हैं? GDP and other factors, I would look for the deficit rate. Whether Fiscal the deficit. Yes, fiscal deficit, that is increasing or decreasing. If it is increasing, that means our expenditures overall for the country are increasing and we are spending more on the non-planned expenditures rather than the planned. अच्छा, आप तो फैकल्टी है तो फिर मैं आपसे थोड़ा एक सवाल और पूछता हूँ। जनरली तो आप ही बच्चों को पूछती हैं, तो आज आप जवाब देने वाली सिचुएशन में आई। ये बताइए कि इस साल वाले बजट में आप फिस्कल डेफिसिट का आंकड़ा कितना देखना चाहेंगे, कितना होगा तो आप कहेंगे कि नहीं ये कंट्रोल में है, और इतना आ गया तो ये कंट्रोल के बाहर है? In the India, the digit is hovering about 3 to 4% for the past so many years, and I hope the digit should fall further below. ओके, 3 से 4%। और वैसे भी मैं बता दूं ज्यादातर लोग ये अंदाजा लगा रहे हैं कि 3.5% के आसपास इस बार वित्तीय घाटा या फिस्कल डेफिसिट रहा तो वो ठीक है। चलिए, और कोई आंसर है या फिर मैं? सर मेरे ख्याल से अगर आप बजट के थ्रू इकोनॉमी को देखना चाहते हैं तो जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर रही है वो किस सेक्टर में कर रही है, किसको प्रमोट कर रही है, उसके बेसिस पे हम ये जान सकते हैं कि हमारी इकोनॉमी किधर जा रही है। क्योंकि गवर्नमेंट का विजन जो है वो हम सबके विजन से बहुत ब्रॉडर है, और गवर्नमेंट अगर इकोनॉमी को साउंड देख रही है और देख रही है कि फ्यूचर में हम आम लोगों को बचा सकते हैं, तो उनका एक्सपेंडिचर लेआउट जो है वो हमें इकोनॉमी की एक दशा बता सकता है कि हमारी इकोनॉमी सही जा रही है, प्रोग्रेसिव है या डिक्लाइन कर रही है। क्योंकि अब तक हमने जो देखा है वो ये है कि डेफिसिट जो है वो चलता आ रहा है, शुरू से चलता आ रहा है। सिर्फ एक ही बजट है जो हमारा सरप्लस में रहा है, बाकी सब डेफिसिट में रहा है। तो इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए खर्चा करना जरूरी है, पर उसे कैसे किया जाता है या कैसे कर रही है सरकार, वो हमें इकोनॉमी का एक बेहतर व्यू दे सकती है। ये आपका फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट वो सही है कि आगे इकोनॉमी कैसी रहेगी उसका पता चलता है कि सरकार कहां खर्चा करने वाली है। अच्छा, बजट में कहां खर्चा करने वाली है वही सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि लोग कहते हैं कि खर्चा आप कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस खर्चे की क्वालिटी क्या है, राइट? कैसे? एक तो ये कि सरकार ये कहती है कि हम फूड सिक्योरिटी सबको देंगे, कोई भी आदमी भूखा नहीं सोना चाहिए, अच्छी बात है, उस पर हमें
25-50 हजार करोड़ खर्चा करना तो हम करेंगे, अच्छी बात है, ये बात तो ठीक है, सोशल वेलफेयर है। दूसरी तरफ सरकार ये कहे कि हम 50,000 करोड़ इस बात पर खर्च करेंगे कि लोग स्किल्ड हों, काम करने लायक हो, एम्प्लॉयबल बन सके। तो अब बताओ खर्चे की क्वालिटी कौन सी बढ़िया है? सेकंड वन, राइट। तो कई बार बजट में आपको ये देखना होता है कि जहां खर्चा सरकार कर रही है उसकी क्वालिटी कैसी है। सर, आप कुछ जवाब देना चाहते थे? मैं बजट को दोनों तरफ से देखता हूं, टैक्सेस के एंगल से भी देखता हूं, एक्सपेंडिचर के एंगल से भी देखता हूं। गवर्नमेंट कहां कहां कंसेशन देती है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को, ट्रेडिंग सेक्टर को, सर्विस सेक्टर को, उससे भी एक दिशा का पता चलता है कि गवर्नमेंट किसको प्रायोरिटी देना चाहती है। एक्सपेंडिचर से भी वेयर गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग द मनी, चाहे वो स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट है, चाहे कोई और प्रोजेक्ट है, ये सारे के सारे हमें एक्सपेंडिचर की तरफ से मिलेंगे। तो वी हैव टू सी फ्रॉम बोथ द साइड, फ्रॉम टैक्स एंगल, फ्रॉम द एक्सपेंडिचर एंगल आल्सो। बिल्कुल। चलिए, तो कुछ आंकड़े जो बजट में आपको देखने चाहिए, जिससे आपको पता चलेगा इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी है या नहीं। एक फिस्कल डेफिसिट, और फिस्कल डेफिसिट के आंकड़े की अहमियत यह है कि अगर फिस्कल डेफिसिट या वित्तीय घाटा बढ़ेगा तो सरकार को ज्यादा पैसा मार्केट से उधार लेना पड़ेगा। ज्यादा पैसा उधार लेंगे तो ब्याज दर बढ़ेगी, ब्याज का खर्चा बढ़ेगा, और जनरली जब सरकार ज्यादा उधार लेती तो उसका असर आता है आपकी करेंसी पर, रुपए पर। तो अगर सरकार का बोरोइंग प्रोग्राम, सरकार का उधार लेने का काम अगले साल बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है तो आपका रुपया कमजोर होगा। अब रुपया कमजोर होगा तो जो विदेशी निवेशक आकर आपके यहां उधार दे रहे हैं आपको, जब आप उनको रीपेमेंट करेंगे तो और ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, राइट। तो ये बड़ा एकदम उस वैसी सर्कल चलती रहती है। तो इसलिए सबसे पहला आंकड़ा वित्तीय घाटे का है। इसके अलावा टैक्स टू जीडीपी रेशियो, यानी कि सरकार कितना टैक्स कलेक्ट कर रही है। जितना ज्यादा सरकार टैक्स कलेक्ट कर रही है इसका मतलब यह है कि इकोनॉमी की सिचुएशन बढ़िया है, लोग टैक्स भर रहे हैं। टैक्स कौन देता है? जो कमा रहा है वही, राइट। जो लॉस कर रहा है वो तो टैक्स देगा नहीं, जो कमा रहा है वो टैक्स दे रहा है। तो जितना ज्यादा टैक्स कलेक्शन हो वो अच्छा है। तीसरा एक आंकड़ा और देखना चाहिए जो बहुत अहमियत रखता है, और वो है कि हमारा फॉरेक्स रिजर्व क्या है, विदेशी मुद्रा का भंडार। ये आंकड़ा बजट में दिया जाता है कि इस वक्त, वैसे तो आपको साल भर भी मिल सकता है, लेकिन साल में जब बजट पेश किया जाता है तो सरकार बताती है कि हमारे पास $200 बिलियन है, $300 बिलियन है, $400 बिलियन है, जो भी आंकड़ा है। तो उससे अंदाजा लगता है कि हमारे पास इतने डॉलर पड़े हुए हैं, तो दूसरे देशों के मुकाबले में हम थोड़े मजबूत दिखते हैं। तो वो एक बड़ा आंकड़ा है जिस पर आपकी नजर होनी चाहिए। अब जो खर्चों की बात कर रहे हैं, खर्चों में दो तरह के एक्सपेंडिचर होते हैं, एक प्लान्ड एक्सपेंडिचर और एक अनप्लान्ड। प्लान्ड मतलब तो आपको पता है कि किस किस मद में कितना कितना पैसा जाना है, कहां कहां खर्च होना है। लेकिन कई बार अपने भी होता है ना, घर में हम इमरजेंसी के लिए पैसा रखते हैं, पता नहीं कभी कुछ काम पड़ जाए, कुछ ऐसा हो जाए जिसके लिए पैसे की जरूरत हो, वो अनप्लान्ड है। तो उसमें यह देखना जरूरी है कि सरकार कितना प्लान्ड एक्सपेंडिचर कर रही है, कितना अनप्लान्ड कर रही है। अनप्लान्ड का तो पता नहीं कब कैसे होगा, लेकिन प्लान्ड एक्सपेंडिचर जो किया जा रहा है उसकी क्वालिटी क्या है। क्या वो खर्चा ऐसी जगह जा रहा है जिससे देश में ग्रोथ और बढ़ेगी, देश में रोजगार बढ़ेंगे, या वो खर्चा ऐसी जगह जा रहा है जो सिर्फ एक तरह से कंजम्पशन बढ़ाएगा, महंगाई बढ़ाएगा और कुछ नहीं होने वाला है। तो ये सब चीजें आपको बजट में देखनी है। पहला कदम के इस एपिसोड में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। हमारे एक्सपर्ट्स देंगे आपके बजट से जुड़े हुए तमाम सवालों के जवाब। सर, मेरा ये सवाल है, मेरा ये प्रश्न है कि मैं जब भी बजट देखती हूँ तो मेरे दिमाग में, जैसे आप प्लान्ड एक्सपेंडिचर के बारे में कह रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये जो प्लान्ड एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट बोलती है कि 10% एग्रीकल्चर सेक्टर में जाएगा, 20% रिटेल में जाएगा, 30% मैन्युफैक्चरिंग में जाएगा, तो क्या ये वाकई इतना जो प्लान्ड एक्सपेंडिचर ये बाइफिकेट करते हैं, क्या ये इतना स्पेंड करते हैं? हमें ये पता लगता है कि भ्रष्टाचार हो रहा है, वो मंत्री लोग जो इतना देते हैं आगे, वो एमपीज अपने बंगले बना रहे हैं, तो क्या वो चीज, वो बजट की फिर कैसे इंपॉर्टेंस रहती है, वो सिग्निफिकेंस कैसे रहती है, ये मैं जानना चाहती हूँ। पहले दो चीजें हैं जो आपके सवाल से मैं समझ पा रहा हूं। पहला, जो सरकार बोल रही है वो वाकई कर पा रही है या नहीं, पहला सवाल। दूसरा, आपने उसे जोड़ने का प्रयास किया
कि एक फला एमपी या एमएलए या जो भी वो उसको किस तरीके से खर्च कर पा रहा है। देखिए, एक पूरी मशीनरी है, ये किसी इंडिविजुअल के हाथ में नहीं है। सरकार ने डिसाइड किया, अलग अलग मिनिस्ट्रीज को उनके फंड गए और उसके बाद फर्दर वो एलोकेट हुए। अमूमन जो खर्चे दिखाए जाते हैं वो खर्च हो रहे हैं। अब उसमें स्लीपेज होती है, आपको ध्यान होगा वो एक फेमस कोट रहा है, आप भी इसके गवाह रहे होंगे कि सेंटर से 1 रुपए चलता है और आखिरी वक्त तक पहुंचते पहुंचते 10 पैसे में बदल जाता है। बदल जाता है का मतलब वो 90 पैसा जो है रास्ते में कहीं इवेपोरेट हो जाता है। अब वो इवेपोरेट कैसे होता है उस पर मैं नहीं जा रहा हूं, बट आज की स्थिति में शायद काफी बदलाव आया है। आज वाकई जमीन पे आपको बदलाव होते हुए नजर आ रहे हैं और उसके लिए बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। चंडीगढ़ शहर में ही आप आसपास में देखेंगे, मैं स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर कमेंट नहीं कर रहा हूं, आई एम ए नॉन पॉलिटिकल मैन, पहले मैं उस डिस्क्लेमर दे रहा हूं, मगर आप पाएंगे कि काफी हद तक आज से 10 साल पहले की स्थिति और आज में तब्दीलियां आई हैं। वो खर्चे हो रहे हैं, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर के फॉर्म में हो या रोजगार उन्मुखी चीजें पैदा करने के फॉर्म में हो। सरकार प्रयास कर रही है, कुछ एक में हो सकता है तेजी दिख रही हो, कुछ एक में टाइम लग रहा हो। एक छोटा सा एग्जांपल, पिछले साल सरकार ने बजट में 100 स्मार्ट सिटीज की परिकल्पना की थी। वो एक साल में पूरे होने वाला काम नहीं है, उसके लिए 4 साल 5 साल आपको देने पड़ेंगे और हर साल आप देखेंगे बजट में उसके लिए कुछ ना कुछ प्रावधान किया जाएगा। तो कुछ परियोजनाएं ऐसी होंगी जिसमें आपको समय देना पड़ेगा, धीरे धीरे वो आपके सामने एक रूप लेंगी। कुछ एक चीजें जो खर्चे की बात कर रहे हैं वो टाइम बाउंड होंगे, 6 महीने में पूरा करना है, साल के अंदर पूरा करना है। और जिस तरह का आज का प्रशासन है, जो मैं समझ पा रहा हूं विथ माय लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग, सरकार उसमें बड़े सख्ती से काम कर रही है कि टाइम दिया हुआ है, अगर आपने निश्चित समय तक वो काम पूरा नहीं किया तो उस कंपनी को पेनलाइज करने तक की बातें हो रही हैं, जो कि एक अच्छा संकेत है। और आपकी जो शंका कि क्या वाकई वो खर्चा हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है वो खर्चे हो रहे हैं सर। अच्छा, इसमें एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूं। पिछले कुछ सालों में देश में एक बड़ा बदलाव हुआ है। वो क्या है? एक तो सरकार के कामकाज में और आम लोगों के कामकाज में टेक्नोलॉजी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है, और दूसरा ये हुआ कि बैंकिंग छोटी छोटी जगह तक पहुंच रही देश में, लगभग सब जगह। तो जो आप बात कह रहे हैं कि वाकई में कितना खर्च हो पाता है, नहीं हो पाता है, उसमें एक बड़ी चीज जो अब हो रही है, आपने भी सुना होगा डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ऑफ ट्रांसफर, राइट। जो कोई सब्सिडी दी जाती है, सस्ता लोन दिया जाता है, वो अगर सीधा जिसको मिलना है उसके बैंक अकाउंट में जा रहा है, तो वो बीच में जो लीकेज वाला चीज है वो काफी हद तक कम हो रहा है। तो जैसे जैसे आप टेक्नोलॉजी को बढ़ते हुए देखेंगे, इंप्रूव होते हुए देखेंगे, वैसे वैसे आप देखेंगे कि जिन चीजों के लिए खर्चा किया जाता है, अल्टीमेटली देखिए केंद्र सरकार बजट बना रही है, वो कह रही है कि हम 10,000 करोड़ इस काम के लिए खर्च करेंगे, लेकिन खर्च कौन करता है? खर्च या तो कोई एमएलए या एमपी करेगा या कोई ग्राम पंचायत का सरपंच करेगा, राइट। वो नीचे तक आता है। तो जब सिस्टम पूरा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा तो अपने आप पता चलेगा कि कहां कितना खर्च हो रहा है। तो वो धीरे धीरे ये प्रोसेस इंप्रूव हो रही है, जो आप आगे भी देखेंगे। आज खालसा कॉलेज में आप सबसे बातचीत कर हमें बहुत अच्छा लगा और हम उम्मीद करते हैं कि आपको भी आज का एपिसोड और हमारे एक्सपर्ट्स की सारी ओपिनियन, सारा जो इन्होंने ज्ञान आपको दिया है, बहुत पसंद आया होगा। तो पहला कदम के इस एपिसोड में आज के लिए इतना ही। हमें दीजिए इजाजत और बने रहिए आप हमारे साथ CNBC आवाज पर।